नमस्कार दोस्तों, होप ऑफ डेस्टिनेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं विकास मिश्रा आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले कुछ समय से कुछ दिव्यांगजनों का साक्षात्कार लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आज उसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं होप ऑफ डेस्टिनेशन संस्था के उपाध्यक्ष श्री रवि प्रकाश गोस्वामी जी। रवि प्रकाश गोस्वामी जी स्वयं दृष्टिबाधित हैं और दृष्टिबाधित होने के बाद उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया जो कि दिव्यांगजनों के लिए एक मिसाल बने और अभी भी बहुत सारे दिव्यांगजनों के पुनर्वास हेतु और जो भी सकलांगजन हैं उनके लिए भी कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि वो समाज में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सकें। रवि प्रकाश गोस्वामी जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद सर। नमस्कार सभी लोगों को जो भी मुझे सुन रहे हैं। रवि जी, सबसे पहला हमारा प्रश्न आपसे यही रहेगा। अच्छा, प्रश्न से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, ये हमारी वही कड़ी है जिसका नाम हम लोग देते हैं संघर्षों की कहानी रवि की जुबानी। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा यह है कि रवि सर, आप जो दृष्टि दिव्यांग हुए या दृष्टिबाधित हुए उसका क्या कारण रहा, किस वजह से आपकी आंखों की रोशनी जाती रही? सर, ये मेरे लाइफ में ये जो एक कह सकते हैं एक्सीडेंट है, क्योंकि वैसे तो कोई प्रोसेस पता नहीं चला है। जो भी मेरा ट्रीटमेंट हुआ था उसमें मेरी आंखों में चोट लगने की बात कही गई थी, लेकिन चोट कैसे लगी है, क्या लगी, ऐसा कोई वाकया मुझे याद नहीं आता है। ये एक्चुअली में उस दिन बड़ी दीदी के मैरिज का दिन था। शॉपिंग करके जब हम घर पहुंचे थे तो सोने के बाद जब हम उठे थे तो आंखों की रोशनी जा चुकी थी। तो कुछ ऐसा हुआ नहीं था उस दौरान जिससे कि कहा जाए कि मतलब कुछ चोट लगी है। बट ट्रीटमेंट में ये हुआ था कि चोट की वजह से ही ऐसा हुआ है। ओवरऑल ये प्रोसेस तो खैर 2000 में शुरू हो गया था, जब मेरी वन आई लेफ्ट आई में प्रॉब्लम आई थी। उसके बाद धीरे धीरे प्रोसेस चलता ही रहा। प्रोग्रेसिव डिजीज है आई की, ये सभी लोग जानते हैं। और 2016 में मैं टोटली ब्लाइंड था। जी, 2000 जो भी आपने बताया जब आपको प्रॉब्लम हुई और 2016 तक का जो सफ़र रहा, उस सफ़र में आपको क्या क्या मुश्किलें आईं और जो आपके आसपास के लोग थे, आपके परिवार के लोग थे, उन्होंने कैसे आपका साथ दिया? सर, ट्रीटमेंट जब मुझे पहली बार 2005 में पहली बार जब अटैक हुआ था, रेटिना का ही इसमें प्रॉब्लम है। तो उस समय मतलब समस्याएं तो काफी थी, क्योंकि मैं पढ़ाई भी कर रहा था, इंटरमीडिएट में था। लेकिन थोड़े से ट्रीटमेंट के बाद कुछ हद तक डॉक्टरों ने इसको स्टेबल किया। बाद में 2006 में जब 2006 में जब दीदी की मैरिज थी, उस समय मुझे ये प्रॉब्लम सीवियर हो गई और मतलब टोटली मैं अपनी आईसाइट खो चुका था। लेकिन एक दो ऑपरेशन के बाद वापस रोशनी आ चुकी थी आंखों में, थोड़ी सी दृष्टि आई और मैं कुछ हद तक देखना शुरू किया। लेकिन ये भी ज्यादा दिन चला नहीं, 1 साल 2 साल बाद ही फिर से वापस पूरी रोशनी जा चुकी थी, क्योंकि रेटिना धीरे धीरे डैमेज होता चला गया। तो इस दौरान प्रॉब्लम तो बहुत सारी है। एक जेन्युइन सी प्रॉब्लम है कि कैसे रहना है, कैसे जीना खाना है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, अगर आप किसी ऐसे गांव या शहर से हैं जहां पर किसी भी विकलांग के लिए कोई संस्थान या कोई भी व्यक्ति उतना एक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए। कहने को तो गवर्नमेंट की संस्थाएं पूरे देश में है, बट जो अवेयरनेस है वो बहुत ही कम है हमारे देश में, या यूं कह लीजिए ना के बराबर ही है। तो सेम वही सारी प्रॉब्लम मुझे भी आई। अनअवेयरनेस की वजह से मैं भी ये सोच नहीं पा रहा था कि आगे कैसे बढ़ा जाए, क्या किया जाए। तो मैंने अपनी लाइफ में खुद को स्टेबल करने के लिए सबसे पहले अपनी शॉप ओपन की थी। एक छोटी सी किराना स्टोर है, उसको मैंने ओपन करके वहां से अपना सफर शुरू किया था। और धीरे धीरे काफी, एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी फाइट को कैरी करते हुए फिर मैं NIVS तक पहुंच गया था। 2016 के बाद की बात है सर?
नहीं सर, ये पहले की बात है, 2007 से 2016 की भी थी, क्योंकि जी जी 2013 में मैं एनआईवीएच पहुंच चुका था। जी। जी। 2016 मतलब लाइफ का एक ऐसा स्टेज है जहां से मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एक अच्छा मूव लेने लगा अपनी लाइफ में। तो एनआईवीएच में इसमें आप 2013 में पहुँचे, जी और सर। एनआईवीएच में कैसे पता चला कि आपको एनआईवीएच जाना है, या वहाँ से कुछ जो भी कार्य करना है, या पुनर्वास के लिए कुछ काम करना है? पर वो कहते हैं कि लोग अगर कुछ करने के अपना जुनून रखें तो ऊपर वाला कुछ ना कुछ रोशनी आपको दे ही देता है, जी बिल्कुल। कोई एक किरण भेजता है। तो हमारी लाइफ में भी एक एनआईवीएच के ही स्टूडेंट हैं, सर का नाम दिमाग से इसके, हाँ, मुमताज, मुमताज खान। जी तो इनका एक रोल है बहुत बड़ा। ये जिस इंटर कॉलेज में मैं इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहा था, उसी कॉलेज में इंग्लिश के लेक्चरर के तौर पर अपॉइंट हुए थे। जी और उसमें मैं घर गया हुआ था, तो मेरे मतलब एक नेबर में एक फंक्शन चल रहा था, वहां पर ये आए हुए थे और इत्तेफाक से वहीं पर इनसे मुलाकात हो गई। उसमें मैं अपनी जो लाइफ है उसके बारे में सोच ही रहा था, तो उनकी एक्टिविटी को देख करके जब पता चला कि टोटली ब्लाइंड है और टीचर हैं, तो हमारे परिवार वाले भी काफी उत्सुक हुए जानने के लिए कि मतलब ऐसा क्या हुआ, कैसे इन्होंने किया है। तो उन्हीं से बातचीत शुरू हुई। फिर उन्होंने मुझे वहां पर 1 महीने ब्रेल की ट्रेनिंग दी, ब्रेल सिखाया, कुछ नॉर्म्स बताए, और फिर उन्होंने एनआईबीएच और एआईसीवी के लिए मुझे बोला कि आप वहां पर अप्लाई करो। फॉर्म निकलने ही वाले थे, क्योंकि वो मई जून का ही समय था। तो फॉर्म वहां पर जैसे ही निकला उन्होंने मुझे बताया और मैंने अप्लाई कर दिया। एग्जाम के बाद मेरा सिलेक्शन एनआईबीएच में हुआ। जी। 2016 2013 में जब आपने एनआईवीएच से कोर्स किया, और एनआईवीएच से आपका कोर्स कंप्लीट हुआ, तो कोर्स करने के बाद आपके मन में क्या था कि आपको क्या करना है, और आगे की लड़ाई आपको कैसे लड़नी है? तो देखिए, वैसे तो लाइफ में आज के डेट में जो एक लाइफ आगे बढ़ाने का बेस है कि भाई आपको इकोनॉमिकल साउंड होना पड़ेगा। जी आप इस आज की जो हमारी इस हाईटेक जनरेशन है, इसमें अगर आप इकोनॉमिकल साउंड नहीं है तो फिर हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। या तो आप अपने परिवार के भरोसे रहिए, या फिर आप कुछ दूसरा तरीका अपनाइए जो सही भी नहीं होता है। तो अपने आप को इकोनॉमिकल साउंड बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने कुछ ट्यूशन लेना शुरू कर दिया था जब एनआईबीएच से मैं वापस आया। क्योंकि एनआईबीएच का वो 1 साल मेरे लाइफ का आप कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट है। जी क्योंकि वहां से मुझे टेक्निकल, साइकोलॉजिकल और जितनी भी लाइफ में मूव करने के लिए टैलेंट या स्किल की जरूरत है, वो वहां पर मैंने गेन करने की कोशिश की। वहां पर हमारे टीचर और ट्रेनर थे, उन्होंने काफी सपोर्ट भी किया है। यूं कह लीजिए कि मैं सिर्फ कंप्यूटर ट्रेनिंग एनआईबीएच पे नहीं लिया। जी वहां पर मुझे जिन जिन चीजों की जरूरत थी, मुझे एक्ट के बारे में जानकारी चाहिए थी, वो भी मैंने वहां से हासिल की। और बाकी दूसरी जो स्किल की चीजें हैं, कुछ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जो भी मुझे जरूरी होती है, एक्स्ट्रा नॉलेज देने में वहाँ के ट्रेनर्स ने हमें काफी मदद भी की। जिसमें राजेंद्र सर और प्रकाश सर जैसे लोग थे, खास अलका मैम भी थी, जिन्होंने काफी हेल्प किया इन सब चीजों में मुझे। और बाकी आपका सहयोग था ही वहां पर। जी दूसरे जिन भी ट्रेनर से हमने मदद लेने की कोशिश की, उन्होंने मुझे पूरा बताया। यानी ओवरऑल वहां पर मैंने अपने स्किल को डेवलप किया। उसके बाद फिर मैं वापस आया अपने शहर में। आने के बाद क्योंकि उसमें मेरा ग्रेजुएशन पूरा नहीं था, तो मेरा सबसे पहला टारगेट था अपने आप को ग्रेजुएट बनाना। क्योंकि हम किसी बड़े इंस्टीट्यूट में या किसी भी संस्थान में अगर वर्क करना चाहते हैं, तो आज के डेट में कंपलसरी है कि भाई आप ग्रेजुएट रहें। उससे समाज में थोड़ा अपना एक रेपुटेशन भी लोग बनाते हैं एजुकेशन के फील्ड में, और चांसेस ज्यादा होते हैं। जी तो मैंने ग्रेजुएशन को कैरी करते हुए ट्यूशन की मदद लेनी शुरू कर दी। कुछ जगहों पर मैं जाकर के ट्यूशन पढ़ाने लगा। पहले तो वही हुआ कि भाई ब्लाइंड हैं, कैसे पढ़ाएंगे, इग्नोर किया गया। पर धीरे धीरे लोगों को कन्विंस करके मैंने मैनेज किया। फिर एक इंस्टीट्यूट में मैंने जाकर के कंपटीशन के बैचेस पढ़ाने शुरू किए। क्योंकि इंग्लिश पर मैंने काफी वर्क किया हुआ था, तो मैंने इंग्लिश को अपना एक फील्ड सेलेक्ट किया कि अब जो भी करना है इंग्लिश में ही करना है। और क्योंकि इंग्लिश पर जो मैंने स्पोकन का प्रोजेक्ट है जो आज मैं अपने यहाँ चलाता हूँ, ये मैंने 2007 से ही बनाना शुरू कर दिया था। मेरे मन में था कि मैं इंग्लिश को थोड़ा इजी बनाऊं। तो क्योंकि क्राइसिस और प्रॉब्लम की वजह से मैं उसको बीच बीच में छोड़ता जा रहा था, बट
जैसे ही मुझे कुछ चांस मिलता या मौका मिलता तो मैं उस पे आगे बढ़ता। जी। और एनआईवीएच जाने के बाद वहाँ पे मुझे एक बूस्ट मिल गया, एक पावर मिली, तो एनआईवीएच पर भी काफ़ी वर्क करके मैंने करीब अपने प्रोजेक्ट का 30% वहीं पूरा कर लिया था, एनआईवीएच पर ही। जी। उसके बाद यहाँ आने के बाद कोचिंग जब पढ़ाई तो एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने अपना प्रोजेक्ट डेवलप किया और इंग्लिश में फिर रीजनल जितने भी इंस्टीट्यूट्स थे वहाँ पर मैंने पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे सब जगह पर मुझे अप्रोच मिला, लोगों ने प्रेज भी किया। मैं कंटिन्यू 3 साल की जर्नी के बाद आज लास्ट ईयर 2019 में मैंने अपना खुद का सेंटर भी स्टैब्लिश कर लिया, ऑल इंडिया फाउंडेशन के नाम से। बहुत बहुत अच्छी बात है रवि सर कि आपने एक इंग्लिश का कोर्स डिज़ाइन किया और उसके बाद जो भी है उस एक कोचिंग आपने डेवलप किया, एक इस्टेब्लिश किया। रवि सर, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस कोर्स में क्या ख़ास है, क्योंकि देखिए कंपटीशन का युग है, चैलेंजेस हैं और एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए ये एक मतलब ये बिजनेस की तरह है और विजुअली इम्पेयर्ड को अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना, compete करना कुछ खास होना चाहिए जिससे कि लोग उस पर विश्वास करेंगे। तो आपके कोर्स में क्या खास था और दूसरों से क्या हटके था? सर खास में यही है कि मैंने जो ट्रेडिशनल एक टीचिंग थी लोगों की पढ़ने की और सीखने की, जो एक ट्रेडिशनल था, एक परंपरा जो बनी हुई थी कि ग्रामर के थ्रू आगे बढ़ेंगे, ग्रामर के नॉर्म्स, ग्रामर के रूल्स, इनके थ्रू हम इंग्लिश में आगे बढ़ते थे, पढ़ते लिखते थे, जिसमें ग्रामर के पार्ट ऑफ स्पीच, नरेशन, इन सारे पार्ट को टच करते हुए आगे बढ़ते थे, तब हम इंग्लिश सीखते थे। जी। और मेरे कोर्स में यही यूनिकनेस है कि आपको ग्रामर के इन सारे पार्ट को छूना ही नहीं। ओ। डायरेक्ट लैंग्वेज में कैसे हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, क्योंकि फील्ड में अगर आप आगे बढ़िए तो हमें अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग माइंडसेट के बहुत सारे लोग मिलेंगे और हर किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो ग्रामर को पढ़े, ग्रामर की बुक्स को रीड करे, उनमें पूरा टाइम दे। तो मैंने कुछ ऐसा करने की कोशिश की कि ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट हो सकता है जो हमें डायरेक्ट लैंग्वेज पे लेके आए। हमें पार्ट ऑफ स्पीच अगर नहीं पता है तो ना सही, कोई भी पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जितने भी ग्रामर के पार्ट हैं, अगर हम उनके बारे में नहीं जानते हैं तो हम कैसे आगे बढ़े। अलग अलग, अब कोई 40 की एज क्रॉस कर चुका है और उसको अचानक इंग्लिश की जरूरत पड़ी, तो मुझे नहीं लगता 40 की एज वाला व्यक्ति 1 साल 1.5 साल बैठ के जम के ग्रामर पढ़ेगा। जी बिल्कुल। उसको तो तुरंत चाहिए 2-3 महीने में अच्छी इंग्लिश आ जाए और वो अपने जो भी फील्ड में जाना चाह रहे हैं उसको यूटिलाइज करना पड़े। बिल्कुल सर। बहुत सारे लोग हैं जो जॉब में कोशिश कर रहे हैं, तो ओवर एज होने के बाद उनको जॉब नहीं मिलती, फिर वो कोचिंग या ट्यूशन इस तरह का कुछ करके और अपनी जो इनकम है बनाना चाहते हैं। तो उन या तो वो लोग अपने जो किताब का एक बेस है उसके जरिए 2 साल 3 साल अच्छे से जम के पढ़ाई करें। और ग्रामर तो एक ऐसी चीज है, आप कह सकते हैं कि सागर में गागर जैसी बात हो जाती है कि आप उसमें जितना रूल रेगुलेशन पढ़ते जाइए कम ही है। तो मैंने इन सारी चीजों से हट करके जो कॉन्सेप्ट बनाया है कि इसमें हम ज्यादा ग्रामर की उलझनों में नहीं फंसते, डायरेक्ट लैंग्वेज पर आते हैं। और ये मेरा चैलेंज भी है वो हर उस व्यक्ति को जो भी इस पर आकर के एक बार पढ़ना चाहता है कि वो हमें सिर्फ एक बार वक्त दे, हम विद इन 10 डेज उसको रिजल्ट दिखा सकते हैं। और प्रूव करने के लिए हम लोगों को 1 से 2 मिनट में ऐसा फॉर्मूला बता सकते हैं जिससे वो अपनी लाइफ में करीब 70% ट्रांसलेशन सीख सकते हैं विद इन 1 और 2 मिनट। इसका डेमो मैं आगे कभी हम बनाएंगे तो हम आपको दे देंगे इसकी वीडियो, आप उसमें भी देख सकते हैं कि 1 से 2 मिनट के अंदर लोग अपने ट्रांसलेशन को 70% इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है ये। जी सर। तो रवि सर, ये सफ़र आपका शुरू हुआ था एक दृष्टि दिव्यांग होने के बाद और जी सर। धीरे धीरे आपने इम्प्रूव किया और एक कोचिंग इस्टेब्लिश की जिसे ऑल इंडिया फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। रवि सर, मैक्सिमम हमारे समाज में जो अधिकतर लोग हैं वो यही चाहते हैं कि वो सरकारी नौकरियों में आएँ और जल्दी से जल्दी उन सरकारी नौकरियों में लग जाएं। इतनी मारामार है इन नौकरियों के लिए। इन सब से हट के आपने इसे अपने रोज़गार का ज़रिया बनाया और मुझे लगता है बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे और सबसे बड़ा चैलेंज जो एक दृष्टि दिव्यांग के लिए आता है वो है समाज के सामने
अपने आप को सिद्ध करना या विश्वास जगाना, आपके ट्रेनीज में वो विश्वास कैसे आया और किस तरीके से आपने उस विश्वास को जगाया? तो किसी व्यक्ति के अंदर विश्वास भरने के लिए मेरा जो अनुभव है वो एक ही चीज है कि अगर आप उसको उसके हिसाब से फायदे दे दीजिए, वो जो चाहता है अगर आप उसकी डिमांड कंप्लीट कर दीजिए तो उसे यकीन होता है। जब मैं फर्स्ट टाइम कोचिंग में गया था अपना डेमो देने के लिए, तो कुछ बच्चों ने तो मुझे सीधे ही बोला कि ब्लाइंड हैं तो कैसे पढ़ाएंगे। तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट की थी कि देखिए, आपको बस मुझे अपना 10 मिनट देना है। 10 मिनट में आप मुझे डिसाइड करके बताइएगा कि हम आपको पढ़ा सकते हैं या नहीं। और वहां पर मेरे लिए बस दो ही चीजें थी कि अब एक स्टूडेंट जो आंखों से देख सकता है उसको व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ चाहिए, और उसकी एक्सप्लेनेशन जो भी वो क्वेश्चन करता है उसका एक अच्छा एक्सप्लेनेशन उसको मिलना चाहिए। दो ही चीज टीचिंग में रिक्वायर थी। मैंने वो दोनों पर अपनी कमांड बनाई। मैंने खुद से ऑडियो, जो अलग अलग ऑडियोज अलग अलग संस्थाएं प्रोवाइड करवाती है, मैंने उन सबको स्टडी किया और इस हद तक अपने अंदर वो सारी एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन अपने पास रखी कि मुझे आज कभी बुक्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ग्रामर के लगभग आप कह सकते हैं 70 to 90% रूल्स रेगुलेशन या जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारी चीजें मैं ऐसे ही क्लियर कर सकता हूँ। मुझे उसमें किसी बुक की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब बच्चे मुझसे क्वेश्चन करने लगे तो मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया, और उसके साथ मैंने व्हाइट बोर्ड पे राइटिंग की भी प्रैक्टिस की, और आज मैं ठीक वैसे ही लिख सकता हूँ व्हाइट बोर्ड पर जैसे एक सामान्य व्यक्ति लिखता है। दूसरी, जो भी नॉलेज चाहिए, एक अलग कॉन्सेप्ट चाहिए लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, तो कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बताया ही है कि मैं लैंग्वेज को इतना इजी पढ़ाता हूँ कि जिससे कि बच्चों को समझने में दिक्कत ना है। जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी कंपटीटर हैं, वो आसानी से उसको ग्रैब कर लें, और वो चाहे कंपटीशन में हो या फिर स्पोकन में हो, एकेडमिक में हो, उनका कोर्स या उनकी चीजें उनको आसानी से समझ में आ जाए। बिल्कुल कितना सर, सा इफेक्ट दिया गया सर। बिल्कुल। रवि सर, स्पीकिंग के अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं आपके कोर्स में, जिससे कि जो भी आपके ट्रेनीज़ हैं उनमें कुछ डेवलप किया जा सके, उनको विकसित किया जा सके? सर, ये कोर्स जो पूरा डिजाइन किया गया है कि ये सिर्फ स्पोकन के बेस पर नहीं है। एक तरह से आप इसको स्किल डेवलपमेंट की क्लास बोल सकते हैं। ओके। मेरा टारगेट ये था कि जितने भी विजुअली चैलेंज हैं या जो भी हैंडीकैप हैं, वो ऐसी कौन सी चीज है जिसके जरिए वो अपने आप को समाज में स्टेब्लिश कर सकें। क्योंकि मेरे लिए भी एक फोकस ही था। मैथ, रीजनिंग या दूसरी अलग किसी भी फील्ड में अगर हम जाते हैं तो हमारे लिए मतलब असंभव तो नहीं है, बट ज्यादा चैलेंज है। इसलिए मैंने उस फील्ड को टारगेट करने की कोशिश की जिसमें अगर हम थोड़ी मेहनत करें तो बहुत ज्यादा रिजल्ट पा सकते हैं। इसलिए मैंने लिटरेचर को चुना था। और अगर हम देखें तो आज इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें अगर आप एक्सपर्ट हैं तो बहुत सारे जगह पर आपको आसानी से जॉब मिल सकती है। किसी कस्टमर केयर में आप आराम से काम कर सकते हो, जो आपके लिए काम करना बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी फैक्ट्री या इंस्टीट्यूशन के आप कस्टमर रिप्रेजेंटेटर के तौर पे भी आप आ सकते हैं, उसके रिसेप्शन पर बैठ सकते हैं, जहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप थोड़ा टेक्निकली साउंड है, जैसे कंप्यूटर में कुछ थोड़ा बहुत ऑपरेट करना भी जानते हैं, तब भी आपका काम हो जाता है, क्योंकि उतना वर्क नहीं होता है। डाटा फिलिंग, जो डाटा एंट्री होती है, उसमें भी आप काम कर सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है। दूसरी, एक विजुअली इम्पेयर्ड या किसी भी विकलांग के लिए उसकी पर्सनैलिटी बेहतर होना ये भी बहुत जरूरी है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, इसको भी मैंने मोटो बनाया और मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी वर्क करना शुरू किया। और एक विजुअली इम्पेयर्ड अपनी पर्सनैलिटी को कैसे मेंटेन कर सकता है, डेवलप नहीं करना है, हमें मेंटेन करना है। क्योंकि डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में दोनों बहुत चीजें हैं। डेवलप करने के लिए हमें कुछ बातें पढ़नी है और उसको इम्प्लीमेंट कर लेना है, तो हम डेवलप हो जाते हैं। लेकिन हम उसको मेंटेन कैसे रखें, क्योंकि हम कोई भी चीज सीखते हैं तो उसको मेंटेन करना ही हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। सीखने को तो लोग सीख जाते हैं, एक दिन दो दिन करते भी हैं, रिजल्ट आता है। तो पर्सनालिटी को हम कैसे मेंटेन करें, उस पर भी फोकस किया गया। इसके अलावा ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनसे हमारा जॉब, चाहे वो प्राइवेट फील्ड हो या गवर्नमेंट फील्ड में हो, अगर टारगेट जॉब है तो वो इजी हो जाए, और अगर टारगेट कम्युनिकेशन में आगे बढ़ने का है तो वो भी आसान हो जाए। इसलिए मैंने कंप्लीट कोर्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ डिजाइन किया है।
जिसमें हर एक चीज है। आप स्पीच कैसे देते हैं, किसी कंपनी के रिप्रेजेंटेटर के तौर पे कैसे वर्क करेंगे, वो भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ आप कम्युनिकेशन के बेस पर कैसे अलग अलग जॉब में परफॉर्म कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं। बिल्कुल रवि सर, जैसा कि आपने बताया कि वर्तमान समय की जो ज़रूरत है उसको ध्यान में रखते हुए आपने इस कोर्स को डिज़ाइन किया, क्योंकि जैसा देखा गया है कि वर्तमान समय में इंग्लिश की ज़रूरत अब ज़्यादा हो रही है लोगों को, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बहुत ही ज़रूरी है, और ख़ासकर जो हमारे दृष्टि दिव्यांगजन है उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। रवि सर, मैं आपको बताऊंगा, मुझे इंग्लिश से बहुत डर लगता है। अगला प्रश्न आपसे है कि आपने अब तक अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे आपने कोचिंग को इस्टेब्लिश किया, तो कितने ट्रेनीज़ को आपने ट्रेन किया है? उनकी संख्या थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। सर, कैलकुलेशन के हिसाब से अभी तो जब से मैंने सेंटर एस्टेब्लिश किया है कि मेरे रजिस्ट्रेशन में ही अप्रॉक्स 1000 के आसपास लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं। इससे पहले मैं जिन इंस्टीट्यूट्स में काम करता, अगर हम टोटल काउंट करें तो आप अप्रॉक्स 3 to 4000 लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूँ डिफरेंट फील्ड में। कुछ कंपटीशन के हैं, कुछ एकेडमिक हैं, और स्पोकन में भी अप्रॉक्स, जब से मैं स्पोकन की फील्ड में वर्क किया हूँ लास्ट 2 ईयर में, तो मैंने अप्रॉक्स 1500 to 2000 लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ, और वो अलग अलग फील्ड में आज सक्सेसफुल भी हैं। बहुत अच्छा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ इंग्लिश के बेस पर आज अच्छी जॉब कर रहे हैं। बहुत अच्छा। आपने लगभग 3 or 4000 लोगों को ट्रेन किया है। ये सच में एक प्रशंसा करने वाली बात है, और आपने ये कर दिखाया। इसमें लोग जो आपको सुन रहे हैं वो भी मोटिवेट होंगे कि कोई भी दृष्टि दिव्यांग कुछ भी कर सकता है, चाहे वो किसी फील्ड में ही क्यों ना हो। सर, मैं आपको एक अचीवमेंट बताना चाहूंगा कि लोग गवर्नमेंट जॉब में एक लिमिटेड अर्निंग की बात करते हैं। आप कोई भी जॉब अगर आप करते हैं तो आप एक लिमिटेड अर्न करते हैं, बट मेरे लाइफ में एक बड़ा अचीवमेंट मेरा ये भी है कि जब मैंने इसको 2017-18 के दौरान मैंने एक महीने में अपनी अर्निंग को 80,000 तक पहुंचाया था। ओह माय गॉड, इतनी अर्निंग मेरी आई हुई थी। अब ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने टैलेंट का इस्तेमाल करें तो प्रॉब्लम तो हर किसी की लाइफ में है, बट अगर हमारे अंदर कोई एक टैलेंट हो और अगर हम उसको सही ढंग से परफॉर्म कर सके तो हमारी अर्निंग लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड हो सकती है। ये मेरा अनुभव कहता है। बहुत अच्छा। आज भी मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स में अभी भी रहता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत सक्सेसफुल हैं हम, बट सेटिस्फाइड तो हम जरूर हैं, क्योंकि आज के डेट में मैं अर्निंग्स अपनी वर्क पे डिपेंड करता हूँ कि कितना भी आप कमाया जा सकता है। मुझे आज भी वो समय याद है कि जब मेरी 80,000 1 मंथ की अर्निंग हुई थी, बिल्कुल, जो अप्रॉक्स एक गवर्नमेंट जॉब में आप 1 लाख की सैलरी के बराबर होती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और हर किसी के लिए ये बहुत बड़ा काम नहीं है अगर वो ठान ले। रवि सर, अगला प्रश्न मैंने सुना है जैसा कि आप बहुत सारे समाज सेवा के कामों से भी जुड़े रहते हैं, और समय समय पर कोचिंग के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें सोचते रहते हैं जिससे कि दृष्टि दिव्यांगजनों का या दिव्यांगजनों का आर्थिक पुनर्वास किया जा सके। कुछ ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल आप दीजिए जिससे कि आप उनका आर्थिक पुनर्वास करने की कोशिश कर रहे हों। सर, अगर लोग एक्टिव हों तो मेरे हिसाब से जॉब तो आज हर किसी के हाथ में हो सकती है। अर्निंग तो डिपेंड करता है आप वर्क कितना करते हैं और आप कितने सक्सेसफुल हो पा रहे हैं उस काम को करने। नॉर्मली मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन अपने कोर्सेज भी चलाए, इनके अलावा मैंने मार्केटिंग में भी दिमाग लगाया, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके जरिए हम अर्न कर सकते हैं। आज बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको ऑनलाइन वर्क करने के लिए प्रमोट करती रहती हैं, उनके पास भी बहुत सारे काम हैं। तो अभी जो रिसेंटली मैंने 2 काम शुरू किया है, एक तो पहला मेरे अपने भाई और बाकी के कुछ फ्रेंड्स की मदद से मैंने ऑनलाइन जो सेल करने का एक बिजनेस है, सारे जितने भी सामान होते हैं जैसे गारमेंट्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इनको ऑनलाइन सेल करने का सोचा। क्योंकि लॉकडाउन में हर कोई घर में ही रह गया, तो उस समय मेरे सेंटर जब क्लोज था तो मुझे भी प्रॉब्लम हुई।
भाई अब मैं कैसे अपना इनकम बनाऊं। तब फिर मैंने ऑनलाइन बिजनेस की तरफ मूव कर दिया। सर कभी भी प्रॉब्लम में बैठ करके एक रोना रोने से बेहतर है, मेरा दिमाग काम करता है कि इसको दूर कैसे किया जाए, रिमूव कैसे करें इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए। तो उस समय मैंने सबको जब सुना वर्क फ्रॉम होम, तो मेरा भी दिमाग जा रहा था। मेरे कुछ फ्रेंड जो, और हमारे भाई के कुछ फ्रेंड हैं जो मुझे सपोर्ट भी काफी करते हैं कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करने में। तो मैंने उन लोगों से पूछा तो उन्होंने मुझे कुछ टेक्निकल चीजें बताई कि अगर हम इस तरह से करें तो लोगों तक पहुंच सकते हैं। फिर मैंने इंटरनेट पे कुछ सर्च करके बाकी कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में जान करके अपने दोस्तों के साथ ये ऑनलाइन बिजनेस का काम शुरू किया, जिसका सारा प्रोसेस मैंने लास्ट हमारा जो इंटरव्यू हुआ था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कैसे हम घर बैठे लोगों को पहुंचा सकते हैं सारी चीजें जो भी वो चाहते हैं। सेम ये वर्क उन्हीं दूसरी ऑनलाइन कंपनीज की तरह है, जैसे वो लोग सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाते हैं, हम भी वो चीजें आपको घर तक पहुंचा देते हैं ऑल ओवर इंडिया कहीं भी। तो एक तो इस पर भी वर्क किया मैंने। दूसरा और भी जो मार्केट में अर्निंग के सोर्स हैं उस पर मैंने वर्क किया, जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग से लेकर के जितनी भी चीजें हैं जहां से हम कुछ वर्क करके और कुछ न कुछ अर्न कर लें, मैंने उन सब चीजों पे फोकस किया है। बट मेरा मेन फोकस होता है अपनी लैंग्वेज पर, क्योंकि ये लाइफ में एक ऐसी चीज है जिससे हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल सर। रवि सर, कोरोना वैश्विक महामारी के समय आपने लॉकडाउन में भी अवसर तलाशे और उन अवसरों को दूसरों के लिए, जो कि दूसरे दिव्यांगजन हैं, जो कि अपने घरों में अभी कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी आपने एक आर्थिक पुनर्वास का ज़रिया तलाश किया। सच में आप प्रशंसा के काबिल हैं। और मुझे लगता है कि इसी तरीके से जो आपने बताया है कि अगर कोई भी व्यक्ति दिव्यांगजन अगर इस टाइप के ऑनलाइन कार्य शुरू करता है, तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आर्थिकी की, मतलब उसको कुछ पैसा लगाना नहीं है, और बिना पैसा लगाए कुछ अगर उसका कम्युनिकेशन अच्छा है और वो दूसरों से डील अच्छी तरीके से कर सकता है, तो मुझे लगता है वो इस कार्य को बड़ी आसानी से कर सकता है। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। रवि सर, एक अंतिम आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि एक अपना मैसेज जो आज के टाइम में दिव्यांगजनों को मोटिवेट करने के लिए ज़रूरी है, तो प्लीज़ एक ऐसा मैसेज दीजिए कि हमारे जो दिव्यांगजन भाई बहन हैं वो मोटिवेट हों और घर में न बैठकर अपने लिए उन अवसरों को तलाशें जिससे कि वो स्वयं को विकसित कर सकें, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें और अपने राष्ट्र के निर्माण में लग सकें। सर मैसेज दो मैं देना चाहूँगा। एक मैसेज मैं अपनी तरफ से उन सभी लोगों को फॉरवर्ड करना चाहता हूँ जो अपने लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं, जो अपने एम्प्लॉयमेंट अपने रोजगार के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूँगा अगर उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता है, अगर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो मेरे पास कुछ अपना एक बिजनेस सेट करने के लिए मेरे पास बहुत सारे प्लान हैं जो एक हैंडीकैप आसानी से कर सकता है। तो जिन लोगों तक मेरी ये बात पहुंच रही है वो खुद अगर करना चाहते हैं तो भी, या उनके आसपास अगर कोई ऐसा हैंडीकैप हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ विकलांग ही हो, अगर वो हमसे अपने करियर से रिलेटेड कुछ जानना चाहता है वो मुझसे संपर्क कर ले। उसे बिजनेस या किसी भी फील्ड में कैसे मूव करना है अगर वो जानना चाहता है तो मेरे अनुभव का इस्तेमाल कर सकता है। तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ इसी ऑडियो में ही, 8922955771। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। इस पर कोई भी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, वो मुझसे जानकारी ले सकता है कि किस फील्ड में कितना बेहतर किया जाए। और अगर चीजें बेहतर रही, हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा रहा, तो ऐसे बहुत सारे जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं जो मैं खुद ही उन्हें प्रोवाइड करवा सकता हूँ डिफरेंट फील्ड में। तो ये मैसेज स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हो। तो एक बार वो मुझसे संपर्क जरूर कर ले। जर्नी कहाँ तक जाएगी वो डिपेंड करेगा हमारे कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन पर। तो इसके लिए एक मैसेज मेरा ये था। और दूसरी चीज मोटिवेशन के लिए तो मैं सिर्फ एक ही लाइन बोलना चाहूंगा कि disability is nothing, it's only a lack of ability।
विकलांगता मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती है। मैं बस इतना ही जानता हूँ कि अगर आपके अंदर योग्यता नहीं है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो आप विकलांग हैं। आपके अंदर अगर योग्यता है, आप कुछ कर रहे हैं, तो आप विकलांग नहीं हैं। अपने अंदर कुछ योग्यता को डेवलप कीजिए, एक एबिलिटी बनाइए, अपने आप को स्ट्रांग कीजिए, और बाकी इस माइंडसेट से कि दुनिया में विकलांग है, इसको तो दूर हटाना है। और इसको तभी दूर हटाया जा सकता है जब हर एक विकलांग अपने अंदर की एबिलिटी को डेवलप करके अपने आप को उन सकलांग लोगों में ला करके खड़ा कर दे। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आज जब भी मैं अपने सेंटर पे बैठता हूँ, मेरे ऑफिस में कोई भी व्यक्ति कभी ये कहता हुआ नहीं आता है कि यहाँ पर कोई ट्रेनर है जो विकलांग है और लोगों को पढ़ाता है। वहाँ लोग सीधे जब भी आते हैं तो मुझे एक नॉर्मल व्यक्ति की ही तरह ट्रीट करते हैं। और आज के डेट में जो भी व्यक्ति मुझसे मिलता है, जो भी एक बात, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, जो भी समाज में बनाए गए हैं अपने रेपुटेशन, मुझे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक लिमिटेड एरिया में और एक अनलिमिटेड एरिया में, चाहे वो रिजर्व हो या फिर अपना कोई दूसरा जोन हो, सब जगह पर मेरी उतनी अहमियत है जितना कि अलग अलग व्यक्तियों की होती है जो इम्पोर्टेंट कहलाते हैं। तो अपने अंदर कुछ एबिलिटी, अपने टैलेंट को लोग पहचाने, कुछ बेहतर कर जाएं, जिससे कि वो भी दूसरों के लिए इम्पोर्टेंट बन जाए। ये एक मैसेज है। जी। रवि सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और आपने अपने स्ट्रगल के बारे में भी बताया, अपनी सफलता के बारे में भी बताया और लोगों को मोटिवेट भी किया। सभी दर्शक जो अभी तक रवि सर को सुन रहे थे, उन सभी ने जाना होगा कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो कि डिसेबल है, उसमें भी बहुत सारी एबिलिटी होती हैं और उन एबिलिटी को डेवलप करके वो हर वो काम कर सकता है जो वो करना चाहता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है दृढ़ संकल्प की, इसके लिए ज़रूरत है जीवटता की और अपने पे विश्वास रखने की। तो इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमस्कार। फिर मिलते हैं किसी अन्य व्यक्ति के साथ एक अन्य साक्षात्कार में। नमस्कार।